हेलो एवरीवन, आज हम पोर्टर गवर्नर क्या होता है एंड इसका पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टर गवर्नर होता क्या है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वॉट गवर्नर। तो बेसिकली पोर्टर गवर्नर वॉट गवर्नर का एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब कि जो वॉट गवर्नर में था वो सब कुछ प्रोसीजर सेम है, इसके साथ ही में हमने कुछ ऐसा एक मॉडिफिकेशन किया है जो कि इस गवर्नर को चेंज कर देता है, जिसका नाम हमने अलग कर दिया पोर्टर गवर्नर। तो अगर गवर्नर का देखा जाए फंक्शन क्या होता है वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि पोर्टर गवर्नर में क्या है। तो आप जब इसकी थ्योरी एग्जाम में लिखोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा कि इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ वॉट गवर्नर। क्या मॉडिफिकेशन किया है कि ये सेंट्रल वेट यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये डायग्राम जो ब्राउन पेन से बना हुआ है उसमें अगर ये वेट को हटा दिया जाए तो ये वॉट गवर्नर का ही डायग्राम है, लेकिन वॉट गवर्नर में हमने क्या ऐड कर दिया, ये सेंट्रल वेट जो दिख रहा है यहाँ पर, जो डेड वेट है जो कि स्लीव के ऊपर हमने रख दिया है, वो हमने इसमें एक्स्ट्रा यूज़ किया है। ठीक है, अब ये लोड क्या होगा, स्पिंडल के साथ में जब ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, द लोड मूव्स अप एंड डाउन द सेंट्रल स्पिंडल। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं फिर से। ये आपका कोई भी पॉइंट बोल दो, पी पाइवोटेड पॉइंट है। यहाँ पे दो बॉल्स कनेक्टेड है, ये क्या है, फ्लाई बॉल्स। ये और ये दोनों का मास सेम रहेगा। मैंने मान लिया कि m स्मॉल m इसका मास है। क्लियर। अब लिंक्स के थ्रू ये स्लीव से कनेक्टेड है, ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है। ठीक है, तो इन लिंक्स के थ्रू ये बॉल्स कहाँ से, स्लीव के कनेक्टेड है। क्लियर। ये कोई आर्म है, ये कोई लिंक है। ठीक है, आप चाहो तो इनको दोनों को आर्म भी बोल सकते हो। मैंने मान लिया कि जो ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो T1 है, नीचे की तरफ इनमें जो टेंशन है वो T2 है। तो T1 T1 T2 T2। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसमें हमने जो एक्स्ट्रा एडिशनल ये वेट रखा है वो क्यों रखा है। आपने अगर वॉट गवर्नर का डेरिवेशन देखा है और उसके बारे में जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया था। क्या फॉर्मूला निकल के आया था, H इज़ इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर, यही निकल के आया था। अब वहाँ पे कंडीशन क्या हो रही थी कि जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ती है तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। और जितना ये अमाउंट आपका बढ़ेगा उतना ही ये अमाउंट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाई स्पीड पे h की वैल्यू इतनी स्मॉल आ रही थी कि फ्यूल सप्लाई जो गवर्नर रेगुलेट करता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। इसलिए हमने क्या किया, जो वॉट गवर्नर था उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो कम आरपीएम पे, कम स्पीड पे ही हम काम ले सकते थे। जब बॉल्स कम स्पीड पे घूम रही है तभी हम आपका वॉट गवर्नर काम में ले पाते थे, और वो कितना अमाउंट था, 60 to 70 आरपीएम। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपका n है, मतलब जो ये मास इसका m है और इसकी स्पीड मैंने मान लिया n है, तो अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में हम वॉट गवर्नर को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हमने उसी को मॉडिफाई किया है। उस किस तरीके से, ये एक वेट को, यहाँ पर डेड वेट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पर एक मैंने डेड वेट लगा दिया। अब क्या होगा, मुझे n बढ़ाना है, n मतलब कि इसकी स्पीड को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे हम इसकी स्पीड को, कि जब ये स्पिंडल एक्सिस रोटेट कर रही है। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि लोड कम होगा तो फ्यूल सप्लाई क्या होगी, लोड ज़्यादा होगा तो फ्यूल सप्लाई क्या होगी, ये सब हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बार बार। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब आपका स्पिंडल घूम रहा है, अगर ये हाई स्पीड से घूम रहा है तो बॉल्स भी क्या होगी, थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दूर जाएगी स्पिंडल एक्सिस से। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस रेडियस में ये बॉल्स क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी। ये जैसे मैंने मान लिया ये पेंसिल क्या है, स्पिंडल है, और इस पेंसिल के इस वाले एक्सिस पे क्या होगा, बॉल्स घूम रही है। तो जब आपका स्पिंडल हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो बॉल्स भी क्या होगी, हाई स्पीड से घूमेगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। उसका मैंने वैल्यू मान लिया है, माना मतलब कि क्या है कि होता ही है। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, FC से। तो FC की वैल्यू क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट होता है। तो जैसे जैसे आपका ये बॉल्स ऊपर की तरफ जाएगी तो बॉल्स को ऊपर की तरफ हाई स्पीड में घूमने के लिए, इस सेंट्रल वेट को उठाने के लिए इसको और हाई स्पीड से घूमना पड़ेगा। पहले तो क्या था कि मान लिया वो n स्पीड से घूम रही थी, कोई उसको वेट नहीं उठाना था क्योंकि वेट था ही नहीं यहाँ पर डेड वेट। अब हमने एक्स्ट्रा डेड वेट यहाँ पर रख दिया। इस डेड वेट की वजह से क्या होगा, जितना ये स्पीड से घूम रही थी और ज़्यादा कब घूमना पड़ेगा, क्योंकि इसको इस डेड वेट को भी उठाना है।
तो इसको और हाई आरपीएम पे घूमना पड़ेगा, हाई स्पीड से घूमना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस एडिशनल डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड टू एनेबल द बॉल्स टू राइज टू एनी प्री डिटरमाइंड लेवल। क्लियर? तो जस्ट आपको पोर्टर गवर्नर दिमाग में आते ही आपका क्या होना चाहिए कि एक डेड वेट होता है, डेड वेट वर्ड गवर्नर में नहीं था, इसमें है, इसलिए किसका मॉडिफिकेशन है, वर्ड गवर्नर का मॉडिफिकेशन है। ये जस्ट इसकी बेसिक समरी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये कोई भी एक पॉइंट है P, पाइवोटेड पॉइंट है, ये R में, ये लिंक है, ये जो आपकी फ्लाई बॉल्स है इसका मास स्मॉल m है, ये जो स्पीड से घूम रही है वो n RPM है, ठीक है, और जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, वो क्या है, ओमेगा होगी, ठीक है। अब ये जो स्लीव है, इस स्लीव के ऊपर एक डेड वेट रखा है, उसका मास मैंने मान लिया कैपिटल M, ठीक है, ये आपकी स्लीव है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वेट, जो भी आपने ये मास रखा है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट कहाँ एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो वो कितना होगा, mg। W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है वेट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस माइनस f, ये f डिनोट करता है आपका फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू किसी कंडीशन में प्लस में आएगी, किसी कंडीशन में माइनस में आएगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि प्लस माइनस का मीनिंग कैसे होता है, क्या होता है। अभी के लिए आपको जस्ट फ्रिक्शन के साथ में क्या मैंने लिखा है, प्लस माइनस, कहीं कहीं पे ऐड होगी, कहीं कहीं पे सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे होगी वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। क्लियर? अब मैं जब इसकी पूरी हाइट निकालूंगी इस पोर्टर गवर्नर की, तो मुझे पूरा डायग्राम लेकर पूरी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इस सेंट्रल एक्सिस से कोई भी हाफ पार्ट चूज़ कर लूँ और उसको पूरा एनालिसिस कर लूँ, उसकी कैलकुलेशन कर लूँ, तो मेरे पास ये हाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाइट बेसिकली क्या होती है, आपका पाइवोटेड पॉइंट से आपका जो ये रोटेशन, जो रेडियस होती है, ये जो बॉल्स की रेडियस जो रोटेशन होती है, इससे डिस्टेंस होती है आपकी h, और रेडियस क्या होती है, जो बॉल का सेंटर होता है और स्पिंडल एक्सिस होता है, उसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं r। क्लियर? r मतलब रेडियस। इस डायग्राम को आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो कुछ, जैसे कि ये हाफ पार्ट आपको देखना है, हाफ पार्ट को देखने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर एक पेपर लगा देती हूँ ताकि आप समझ पाओ। जस्ट ये रख दिया मैंने, कोई भी कोई चीज़ रख दी, इसको मैंने कवर कर लिया। तो अब आपको हाफ डायग्राम दिख रहा है। अब इस आप हाफ डायग्राम को अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपने सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर ली, स्पिंडल एक्सिस को शो कर रहा है ये, इसके साथ में ये कोई बॉल है जो कि ये वाली फ्लाई बॉल है, देन ये आपका लिंक, एंड देन आपका ये हाफ पार्ट कवर किया है। तो क्या होगा, टोटल तो वेट था वो कितना था, mg। तो अगर मैं इसको हाफ में देखूँ तो क्या होगा, इसका हाफ, तो ये होगा आपका mg प्लस माइनस f/2, मतलब कि ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो आप इस तरीके से डायग्राम को वापस से रिक्रिएट कर सकते हो हाफ, एंड इस पर पूरा कंप्लीट करके आप इस पर डेरिवेशन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इतना नीट एंड क्लियर बनाया कि आपको इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम में अगर आप भी इस तरीके से बनाते हो नीट एंड क्लियर, थोड़ा सा बड़ा बनाइए डायग्राम, तो क्या होगा, आप इसी के अंदर पूरा समझा देंगे कि कहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सी डिस्टेंस कितनी है, वो सब कुछ इसी में समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब जस्ट हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे आई सेंटर मेथड से। आई सेंटर मीन्स इंस्टैंटेनियस सेंटर मेथड के थ्रू हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे पोर्टर गवर्नर की। अब जस्ट आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर स्लाइड कर रहा है इस तरीके से, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो जो उसका आई सेंटर होता है वो उसके परपेंडिकुलर में कहीं होता है। क्लियर? जब मैंने आई सेंटर पढ़ाया था तब मैंने बताया था ये, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या, ये डेड वेट इस स्पिंडल पे स्लीव के साथ लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा, इस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसका आई सेंटर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में कहीं होगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि रेड पेन से मैंने डॉटेड लाइन शो करी है। अब मैंने मान लिया कि जो बॉल है उसकी कोई वेलोसिटी है, वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, कुछ भी मान लो, इस न्यूमेरिकल को, मतलब कि इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके से मान लिया कि यहाँ पर है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अगर डायरेक्शन इस तरीके से है तो परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस सेंटर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरी बॉडी है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर एक ही मैकेनिज्म में बोल रही हूँ, तो यहाँ पर बॉल क्या करती है, रोटेशन कर रही है, और स्पिंडल पे जो डेड वेट है वो क्या कर रहा है, आपका स्लाइड कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ना ही ये प्योर ट्रांसलेशन में है, ना ही ये प्योर रोटेशनल में है।
कौन सा मोशन हो रहा है यहाँ पे? जनरल मोशन हो रहा है। जब मैंने आई सेंटर मेथड के बारे में बताया था पूरा डिटेल में, तब मैंने बताया था कि जनरल मोशन क्या होता है, आई सेंटर हम कैसे निकालते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो वीडियो देख के वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने आई निकाल लिया। आई क्या शो कर रहा है? इंस्टैंटेनियस सेंटर। क्लियर। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एज्यूम करना है, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो आप। मैंने जस्ट एज्यूम किया कि जो स्पिंडल एक्सिस के साथ इस आर्म का एंगल है वो कितना है? थीटा है। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा। कैसे थीटा ही होगा? क्योंकि इस तरीके से ये स्पिंडल एक्सिस है और ये एंगल थीटा है। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया है और एक और लाइन यहाँ पर आ रही है, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट मैंने एज्यूम किया है कि इसको एंगल की वैल्यू है बीटा। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ये बीटा है तो क्या होगा? इसके साथ में जो ये वाला एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये भी क्या होगा जाएगा? बीटा हो जाएगा। क्लियर। जस्ट आपने एंगल एज्यूम किया है। अब मैं यहाँ पर और एज्यूम कर रही हूँ लेट कि ये डिस्टेंस जो है, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ये ब्लू पेन से जो शो कर रहा है, इस बॉल का वेट कितना हो जाएगा? mg, क्योंकि इसका मास कितना है? स्मॉल m। वेट कहाँ एक्ट करता है? नीचे की तरफ, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो mg हो जाएगा। क्लियर। तो ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम करी है स्मॉल a। जस्ट एज्यूम करनी है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ताकि मैं वैल्यूज़ इस फॉर्म में लिखूँ ताकि आपका ये डेरिवेशन क्या होगा? सिंपल दिखेगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एज्यूम करी है c, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एज्यूम करी है b। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या करना है? इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे मूवमेंट लेना होगा। जब भी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो आप मूवमेंट लेते हो। तो यहाँ पे क्या करना है? टेकिंग मूवमेंट अबाउट आई मतलब कि इंस्टैंटेनियस सेंटर। इसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? मूवमेंट लेंगे। और मूवमेंट क्या होता है? आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आपका मूवमेंट होता है। तो जो भी आपका राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज है, उसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। अभी देखते क्या होता है, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है mr⍵², जो कि क्या है? हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc। ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस पे आई की तरफ बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू तो ये हो गई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आई से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है? a। तो mr⍵² मल्टीप्लाई बाई a। क्लियर। ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसको क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। अब एक और वेट कहाँ पर है? एक और फोर्स कहाँ पर है? आपका mg। अब ये कहा इस तरीके से आई पॉइंट पे आने के लिए, आई पे अगर आना है तो ये इस तरीके से एक्ट करेगा। तो इसको अगर आपने पॉजिटिव लिया था तो इसको आप क्या लोगे? नेगेटिव। तो माइनस आएगा, इक्वल के इधर चला गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्लियर। तो फोर्स कितना है? mg। डिस्टेंस क्या आएगी? परपेंडिकुलर। आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? c। तो मल्टीप्लाई बाई c। एंड देन और क्या लग रहा है? और एक ये लग रहा है। ठीक है। तो फोर्स का अमाउंट कितना है? mg प्लस माइनस f/2। यही मैंने लिखा है। डिस्टेंस कितनी आएगी? आई से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आएगी, मतलब b प्लस c। क्लियर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो नेक्स्ट क्या करना है? mr⍵²। a को मैं इस साइड ले गई, तो a को इस साइड ले गई तो क्या होगा? c/a। एंड इस वाली टर्म के नीचे भी क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो या तो आप b प्लस सी अपॉन में a लिख दो, एंड आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो b/a प्लस c/a, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वापस क्या हो जाएगा? b प्लस सी अपॉन a बन जाएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ तक उसको लिख लिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वापस से वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हो जहाँ से आपको डाउट हो। एंड देन क्या करना है मुझे? मैंने इस इक्वेशन को 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। ये डायग्राम था, ये थीटा एंगल, ये बीटा एंगल, और ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इसी को मैंने यहाँ पर बना दिया। थीटा बीटा CBA यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर मुझे इसमें tan थीटा निकालना हो, tan बीटा निकालना हो, तो मैं सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके निकाल सकती हूँ। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस c/a कितना हो जाएगा? tan थीटा। अब tan बीटा निकालना हो तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो b/a इज इक्वल टू tan बीटा।
इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, जो ये वाली इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इन दोनों को यूज़ करना है, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे b/a आ रहा है वहाँ पर tan बीटा रखना है, और जहाँ पर c/a आ रहा है वहाँ पर tan थीटा रखना है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में मैं रख रही हूँ यहाँ पर mr⍵² mg, जहाँ पर c/a था वहाँ पर क्या रख दिया tan थीटा, b/a और c/a यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद में इसको आगे हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कोई कुछ भी नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि जो एग्जामिनर है उसको आपका ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली समझ में आए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप समझे कि आपने क्या लिखा है और आप उसको क्या समझाना चाहते हो। उसके पास बहुत कम टाइम होता है जब वो कॉपी चेक करने बैठता है, तो आपको बहुत नीट एंड क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझाना है कि उसको देखते ही लगे कि हाँ इस बंदे ने सब कुछ सही किया और मार्क्स आपको पूरे मिले। क्लियर, तो अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। tan थीटा मैं कॉमन ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से भी लिखा है कि मैंने किया क्या इस स्टेप के अंदर। tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया है, तो जो बचा है उसको mg बचा है प्लस mg प्लस माइनस f/2 बचा है। ठीक है, एंड यहाँ पर tan थीटा कॉमन लिया है तो क्या होगा, tan बीटा के नीचे tan थीटा आ जाएगा प्लस tan थीटा से tan थीटा कट के 1 रह जाएगा। क्लियर, अब जो tan थीटा है प्लस, अब इसमें मुझे क्या करना है, मैंने इस वैल्यू को मान लिया कि k है। आप मान लो या फिर इसी को सेम लिखते जाओ हर स्टेप में, तो मैंने कोई वैल्यू मान ली, कोई कोफिशिएंट मान लिया, एंगल का कोफिशिएंट है k। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने k पुट कर दिया। अब क्या करना है, tan थीटा आप जो इनिशियली हमने डायग्राम देखा था उससे भी आप निकाल सकते हो। देखिए यही डायग्राम था, इसमें देखिए अगर मैं ये अपर ट्रायंगल कंसिडर करूँ तो ये थीटा एंगल बन रहा है, ये h डिस्टेंस है और ये r डिस्टेंस है, इसी को मैंने यहाँ पर बनाया है। ये h डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है और ये आपका थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा कितना निकल जाएगा, r/h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r/h निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने करी है, तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया। tan थीटा की जगह क्या किया है, r/h किया है एंड mg मैंने कॉमन ले लिया है। mg कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा अंदर 1, और इस पूरे से mg तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं डिवाइड में mg यहाँ पर लिख दूँगी। क्लियर, m से m कट गया, r से r कट गया, क्या बचा, ω² बचा और इधर h बचा। इसको इधर से उधर लेकर जाना है, h आ गया इधर, ω² आ गया इधर। क्लियर, तो g/ω² और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब g/ω² किसके बराबर होता है, 895/n² के बराबर होता है। जब हमने वॉट गवर्नर का डेरिवेशन किया था ये निकल के आया था। ठीक है, दो वैल्यू आई थी, h इज़ इक्वल टू g/ω² और h इज़ इक्वल टू 895/n²। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, h की वैल्यू ही एक तरीके से, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो वहाँ से मैंने उठा के 895/n² लिख दिया है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है तो 2mg हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म ऐसे की ऐसे ही और अपॉन में 2mg, एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब जस्ट मैं एज्यूम करूँ कि f की वैल्यू 0 है, मतलब कि जो ये फ्रिक्शन लेकर चल रही हूँ मैं इतनी देर से कि फ्रिक्शन ज़्यादा भी प्लस भी करेंगे, फ्रिक्शन माइनस भी करेंगे, कब करेंगे मैंने बोला है कि मैं बाद में बताऊँगी, तो अभी बताऊँगी उसको भी मैं, बट अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नेग्लिजिबल है, तो उसकी वैल्यू मैंने 0 मान ली। k क्या है आपका, जो tan बीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू को आपको k माना था उसको मैंने 1 मान लिया। मतलब कंडीशन क्या है, थीटा और बीटा एंगल कितना है, सेम है, कंडीशन ये है। तो उस कंडीशन में आपका पोर्टर गवर्नर की जो हाइट का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, h इज़ इक्वल टू 895/n², 2mg प्लस f की वैल्यू 0 कर दी है और k की वैल्यू 1 कर दी है, तो 1 + 1 होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 स्मॉल mg प्लस 2 कैपिटल mg अपॉन 2 स्मॉल mg। ये स्मॉल m और कैपिटल m में कंफ्यूज मत होना, अगर गलत लिख दिया तो पूरा डेरिवेशन ही गलत हो जाएगा। तो 895/n², m से m कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से m कॉमन लिया ऊपर की साइड से और m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, m से m नहीं होगा, g से g होगा। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, ये कॉमन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 895/n² और g पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, g और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बॉल का मास और m कर रहा है आपका जो डेड वेट आपने यूज़ किया उसका मास। तो ये आपका डेरिवेशन है पूरा। जब अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये डेरिवेशन वहाँ पर सॉल्व करना है। अब मैं बता देती हूँ कि कब आपको वैल्यू f की प्लस करनी है, कब आपको f की वैल्यू को माइनस करना है। क्लियर,
तो जस्ट इसको देखने के लिए देखिए, जब भी आप देखिए कि जब भी आपका लोड इंक्रीज़ होता है, गवर्नर का जब बेसिक प्रिंसिपल जब मैंने समझाया था इनिशियली जो इसके प्रीवियस वीडियोज़ में, तो हमने क्या बात करी थी यहाँ पे बता देती हूँ मैं। हाँ, जब भी आपका लोड इंक्रीज़ होता है, आपका इंजन होता है, इंजन पे लोड अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रैंकशाफ्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, जो इंजन से जो क्रैंकशाफ्ट जुड़ी है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और क्रैंकशाफ्ट से ही बेवल गियर के थ्रू क्या जुड़ा होता है, आपका ये स्पिंडल जुड़ा होता है। ये सब हम बात पहले प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो स्पिंडल जुड़ा होता है, जब आपके क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कम होगी यहाँ पर, तो बेवल गियर के थ्रू जो स्पिंडल जुड़ा है उसकी स्पीड भी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, उससे क्या होगा, स्पिंडल स्पीड डिक्रीज़, जब लोड आपका इंक्रीज़ होगा। अब स्पिंडल स्पीड डिक्रीज़ होगी मतलब बॉल्स क्या होगी, इनवर्ड आएगी, स्लीव क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो स्लीव का मूवमेंट क्या हो रहा है, स्लीव का मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। अब जब स्लीव नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है आपका। तो अगर स्लीव नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब भी लोड इंक्रीज़ होता है, जब भी लोड इंक्रीज़ होता है तो हमें कौन सी स्पीड मिलती है, मिनिमम स्पीड मिलती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को mg माइनस एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, mg माइनस एफ लिखेंगे। क्लियर। एंड जस्ट इसका अपोजिट केस, जब लोड की वैल्यू कम होगी स्पिंडल स्पीड बढ़ेगी। स्पिंडल स्पीड बढ़ेगी, बॉल्स ऊपर की तरफ मूव करेगी। बॉल्स ऊपर की तरफ मतलब, ऊपर की तरफ का मतलब है यहाँ पर कि इस तरीके से आउटवर्ड मूव करेगी। अगर बॉल इस तरीके से जाएगी तो आपका जो स्लीव है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर नीचे की तरफ एक्ट करेगा तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, mg प्लस एफ। क्लियर। ऐसा एक हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पोर्टर गवर्नर का ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि हाइट पूछ ली जाती है कि पोर्टर गवर्नर की बताओ और वॉट गवर्नर की आपको दी होती है। तो जस्ट आपको ये रेशो भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए वॉट गवर्नर की हाइट और पोर्टर गवर्नर की हाइट का रेशो क्या है, तो आप निकाल सकते हो। एच वॉट क्या होता है, 895 अपॉन n स्क्वायर, और पोर्टर का क्या होता है 895 अपॉन n स्क्वायर, और साथ में m प्लस m अपॉन m। ये था 895 n स्क्वायर, 895 n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या निकल के आया, ये ऊपर चला जाएगा तो m अपॉन m प्लस m, यही निकल के आया। तो आप इस तरीके से, अगर आपको बॉल का मास दिया हो या फिर इसके साथ में आपको जो डेड वेट है उसका मास दिया हुआ हो और आपको वॉट गवर्नर की हाइट दी है, तो भी आप पोर्टर गवर्नर की हाइट निकाल लोगे। तो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है पहले उसको देखो और उसके बाद में अपना दिमाग लगाओ कि हमको, क्योंकि कोई एक ही चीज़ अननोन होगी तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टर गवर्नर्स के न्यूमेरिकल, 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरीके से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय।